हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं कोटा कैरियर साइंस एजुकेशन पॉइंट के निःशुल्क ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर। हम यहां पर फिजिक्स से संबंधित टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अपन क्लास 12th का लेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ये आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर 9 नंबर कवर करता है। और इस ऑप्टिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, 2 सब ब्रांचेस हैं, मतलब 2 शाखाएं हैं। ऑप्टिक्स इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाशिकी। और ये आपके जो मार्क्स कवर करने वाला है बोर्ड के अंदर वो है 9 नंबर। ठीक है, तो इस बात को अपन को पता हो जाना चाहिए कि 9 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है आउट ऑफ 56। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर। इसकी 2 सब ब्रांचेस हैं। नंबर 1 किरण प्रकाशिकी, इसको बोलते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स। इंग्लिश में भी नाम याद होने चाहिए अपने को। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और नंबर 2 जो ब्रांच है वो है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, अब ये दोनों मिला के 9 नंबर के हैं। ये आपकी बुक के अंदर 2 चैप्टर होंगे, 11 और 12 नंबर। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के अंदर। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, किरण प्रकाशिकी के अंदर जो प्रकाश है अपन उसको प्रकाश, लाइट, इसको अपन मानेंगे। ये 3 डंडे का मतलब है इट मीन्स। तो लाइट को अपन यहां पर क्या मान लेंगे, एक किरण मानकर पढ़ेंगे, किरण, रे। ठीक है, यह होगा किरण प्रकाशिकी कि प्रकाश को अपन किरण और सरल रेखा में चलता हुआ मानेंगे और अपन कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। घटनाएं जैसे परावर्तन, इसके अंदर अपन जो जो पढ़ने वाले हैं वो है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, नंबर 2 अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, इंग्लिश की टर्म इसलिए काम में लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और वो इन वीडियोस को देखते हैं, तो इसलिए इसको लेकर परेशान नहीं हो कि इंग्लिश में क्यों बताया जा रहा है। ठीक है, अब अपन यहां पर जो किरण प्रकाशिकी है उसके अंदर प्रकाश को किरण मान लेंगे। सिंपल, किरण मतलब एक लाइन मान देंगे, ये बस खत्म, ये प्रकाश है अपने लिए इस पूरे चैप्टर के अंदर। और वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी के अंदर अपन क्या है, प्रकाश को अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताएंगे। यानी कि अपन बेसिकली तरंग प्रकाशिकी के अंदर जो है प्रकाश की स्टार्टिंग में जो स्टडी हुई कि भाई प्रकाश को किसी ने कण माना है, किसी ने तरंग माना, किसी ने कुछ और माना, तो जिस जिस व्यक्ति ने प्रकाश को हमें समझाया वो क्या क्या मानकर समझाया, उनके सिद्धांतों को अपन को पढ़ना होता है। उसका अध्ययन होता है तरंग प्रकाशिकी में। तरंग प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश को किरण नहीं मानेंगे। और हम जो ये घटनाएं यहां पढ़ रहे हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह का अध्ययन यहां नहीं करेंगे। यहां प्रकाश से होने वाली जो घटनाएं हैं जैसे कि व्यतिकरण, अच्छा प्रकाश को यहां अपन किरण नहीं मानेंगे। और यहां पर अपन प्रकाश को क्या, कौन सी घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं, यहां पर अपन करेंगे व्यतिकरण, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इंटरफेरेंस। और व्यतिकरण के अलावा अपन यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पढ़ेंगे अपन विवर्तन। व्यतिकरण का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा 11th क्लास के अंदर, साउंड वाले टॉपिक के अंदर। आपने ध्वनि वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा वहां आपको पढ़ाएगा कि 2 ध्वनि तरंगों के मिलने से व्यतिकरण की घटना होती है और उसके बारे में बहुत सारी चर्चा आपने की होगी। तो वो व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस के बारे में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और विवर्तन, विवर्तन वन वर्ड मीनिंग अगर आपको बताऊं, एक शब्द में विवर्तन का मतलब अगर मैं बताऊं तो विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकरा के मुड़ जाना, प्रकाश तरंग का, किरण का नहीं। किरण का मुड़ना तो परावर्तन है, वो अलग चीज है। पूरी की पूरी प्रकाश का जो तरंग है उस तरंग का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। इसकी कुछ शर्तें हैं वगैरह हैं, पर अभी हमें बेसिक उसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। विवर्तन इसको बोलते हैं बेटा डिफ्रैक्शन।
विवर्तन। और एक वर्ड और है ध्रुवण। ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब इस ध्रुवण का भी अगर मैं एक शब्द, एक वन वर्ड मीनिंग बता दूं आपको, एक शब्द में इसका अर्थ बता दूं, तो ध्रुवण का मतलब है कि जो प्रकाश में चमक है उस चमक को हटा देने को ध्रुवण कहते हैं। चमक कैसे सर? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अपन का जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, कांच पर गिरता है तो उस पर एक चमक सी पैदा होती है, और कुछ कांचों पर जब प्रकाश गिरता है तो वो चमक नहीं होती। जैसे आप अपने जो फेस देखने का, मुंह देखने वाला जो कांच होता है, घर में जो मिरर लगा हुआ होता है, उस मिरर के ऊपर प्रकाश किरण को लेते हो तो आप लोगों को वहां एक चमक दिखाई देती है। समझ में आ रही बात? तो वो एक अध्रुवित प्रकाश है, वो नॉन पोलराइज्ड लाइट है, उसके अंदर वो चमक है। अब अपन एक घटना है, उस घटना को करवाते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से, और वो नेचुरल भी होती है। अपन, आप जो गाड़ी का शीशा है, गाड़ी के शीशे पर उससे सनलाइट सीधी आ रही हो और गाड़ी के इस साइड हम बैठे, अंदर बाहर से लाइट आ रही है हमारे ऊपर, तो अपन को वो चमक उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपन वहां क्या कर देते हैं, पोलराइजेशन करवा देते हैं, ध्रुवण करवा देते हैं। तो वो ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब प्रकाश की चमक को हटा देना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। तो अभी तक आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें इस 9 नंबर को लाने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फटाफट बोल देता हूं। एक जो घटना है वो अपन पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन प्रकाश को किरण मानकर प्रतिबिंब का निर्माण, बड़ा छोटा इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। वो परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, वो इंद्रधनुष का निर्माण, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो सारी घटनाएं दोबारा अपन यहां पर पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। और अपन यहां पर जो नई चीज आपके लिए आएगी वो है वेव ऑप्टिक्स। यहां प्रकाश को किरण नहीं मानकर, प्रकाश को तरंग मानकर अपन पढ़ेंगे, और उससे कुछ घटनाएं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। व्यतिकरण क्या होता है सर? तरंगों का मिलना व्यतिकरण कहलाता है। इसकी क्या शर्तें हैं, कैसे होता है, कब होता है, उसकी जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी। नंबर 2 विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है टकरा के मुड़ना, और ध्रुवण मतलब प्रकाश की चमक को हटा देना, ध्रुवण या पोलराइजेशन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है। अब सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है परावर्तन, और अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी, जो आपके है चैप्टर नंबर 11 आई थिंक। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें से आपको अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, ये आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी वाया टेलीग्राम और अदर चैनल। चलो अपन अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, जिसके अंदर अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन को सबसे पहले जो फिनोमेना पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन। अब देखो, सबसे एकदम सिंपल बात है, परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण होती है, जैसे ये मान लो अपन एक ले लेते हैं सतह, ये मैंने एक सतह ले ली, ठीक है, और इस सतह को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। यहां से लाइट आएगी, टकराकर वापस चली जाएगी। और ये वाली जो साइड है, इस साइड को अपन कहते हैं रजित सतह। रजित सतह, इसको अपन कुछ केमिकल लगा करके ऐसी बना देते हैं कि इससे लाइट दूसरी साइड नहीं जा सकती है। बात समझ में आ गई? तो ये रजित सतह है। अब क्या होता है, अब लाइट आती है, ये इस पर लाइट आई किसी सर्टेन एंगल पर, किसी निश्चित कोण पर। इस लाइट को मैंने कहा आपतित किरण, नाम दे देते हैं इसको, जैसे मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये O और इसको ले लेते हैं A, ये A है और ये जो है O है, ठीक। ये AO
ये है आपतित किरण, ये प्रकाश किरण आई है, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जैसे इस माध्यम से आ रही है और इसी में लौट गई, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब जैसे ये लाइट आई और ये वापस चली गई यहां से, ठीक है। अब लोग हमसे पूछेंगे कि किस कोण पर आई, किस कोण पर गई, तो कोण एंगल एक मैथमेटिक डिजिट हो गई, तो इसको मापने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र चुनना पड़ेगा। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो कहां से आपके दिमाग में सबसे पहला ही सवाल आएगा ना, मैंने कहा कि भाई मेरी पोजीशन बनाओ 10 सेंटीमीटर, तो आप सब पूछोगे सर कहां से 10 सेंटीमीटर, भाई 10 सेंटीमीटर कहां से, दीवार से खड़े हो, इस कॉर्नर से खड़े हो, इस कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर है, ऊपर से 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें रेफरेंस बनाना पड़ेगा, संदर्भ बनाना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर कहां से। तो आपको अगर ये बताना है कि ये प्रकाश किरण किस कोण पर आ रही है और किस कोण पर जा रही है, तो आपको एक संदर्भ बनाना। मैं इस बात को लेकर इतना इसलिए बोला हूं क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आप इसी में करते हो। एक बात दिमाग में फिट कर लेना कि कोण को सदैव अभिलंब से मापा जाता है। ये अभिलंब क्या है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं अगर एक बार अपन, जैसे ये ए ओ और ये इसका नाम बी रख देते हैं अपन सपोज, तो ये हो गई ओ बी, ओ बी, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। अब कोण कहां से मापना है वो देखो आप, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये सतह के ऊपर 90 डिग्री की जो लाइन होती है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो इसका नाम रखा है मैंने, इसको नाम एन दे देते हैं। आप चाहे ओ एन बोलो या एनओ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ओ एन। तो ये है आपका अभिलंब, नॉर्मल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अभी पता चल जाएगी आपको, मैं इसके सवाल कराऊंगा अभी बड़ा मजेदार होने वाला है चैप्टर। अभिलंब, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि समस्त कोण कहां से मापे जाएंगे, अभिलंब से मापे जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये समस्त कोण अभिलंब से मापे जाएंगे। तो अब अपने को कोण मापना है, तो देखो ये थी आपतित किरण, ये अभिलंब, तो ये जो एंगल बनेगा आई, तो यहां एंगल आई इज व्हाट, इट इज द आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल आई। और एक होता है ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो ये कोण है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, ठीक है। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, परावर्तन के नियम क्या हैं उनकी चर्चा अपन अभी 2 मिनट के अंदर करते हैं। अभी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि परावर्तन क्या है, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलता हुआ आता है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो क्या क्या बोला, परावर्तन क्या है, कि प्रकाश का किससे, कौन सी सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है बेटा, उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन। आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको लिखा लिखा है मिल जाएगा, फिर आप कॉपी में सीक्वेंस से नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्शन। अब अपन पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन की जो घटना हुई उसके क्या नियम है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं उसको क्या है वो। अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम।
अब परावर्तन के नियम क्या हैं उसकी चर्चा अपन करते हैं। सबसे पहले तो जो अपन ने अभी डायग्राम बनाना सीखा है उसी की चर्चा करते हैं कि भाई ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। अब इस परावर्तक पृष्ठ पर ये लाइट आती है, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये है आपका आई, ये है आर। अब देखो परावर्तन के दो नियम हैं, बहुत सिंपल सी बातें बोलते हैं ये। सबसे पहली बात तो ये बोलते हैं कि ये जो आपका एंगल आई है, ये पहला नियम है कि एंगल आई जो कि आपका कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल आर परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम तो ये है। ये बात अभी मैंने लिख दी और आपने 10th क्लास में भी लिखी थी। मैं इस बात को आपको इसके अगले चैप्टर के अंदर सिद्ध करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। तरंग प्रकाशी की जो मैंने आपसे बोला था, इसकी जो दूसरी ब्रांच है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा। याद रखना ये बात। नंबर दो बात क्या है? नंबर 2 बात ये कह रही है कि ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में है। अब जैसे मैंने एक बोर्ड पे बना दिया ना इसको, तल क्या होता है? तल होता है दो निर्देशांकों से घिरी हुई ज्यामिति, दो निर्देशांकों से घिरी हुई ज्यामिति। जैसे मान लो कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये जो है ना, ये है एक्स वाई तल। बात समझ में आएगी? तो ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो ये बनेगा एक्स वाई तल। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो कौन से तल के अंदर आ गया? अगर ये एक्स अक्ष ले लूं मैं और इसको अगर मैं वाई अक्ष ले लूं, तो बताओ ये कौन सा तल हो गया? ये हो गया बेटा एक्स वाई तल। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि आपतित किरण, नाम अगर रखना चाहो तो रख सकते हो ओ, सॉरी इसका नाम रख देते हैं अपन क्या, ए ओ, इसका बी, इसका अपन ने रख दिया, सॉरी इसका अपन ने रख दिया, इसका अपन ने रख दिया क्या, एन। ठीक है। अब देखो आपतित किरण कौन सी है? एओ, एओ। परावर्तित किरण ओबी, परावर्तित किरण ओबी, तथा अभिलंब, अभिलंब कौन है? एनओ या ओ एन। तीनों कौन से तल में? भाई ये आपतित कौन से तल में? एक्स वाई में। परावर्तित, ये पूरा पूरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो इस बोर्ड में लिखी हुई हर चीज एक्स वाई प्लेन में है, चाहे आपतित हो, चाहे परावर्तित हो, चाहे अभिलंब हो, सब एक प्लेन के अंदर रखे हुए हैं। तो अपन कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का आपका दूसरा नियम कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये केवल, जैसे भी तो मैंने ये कौन सा प्रश्न ले रखा है, ये है समतल ये है समतल परावर्तक पृष्ठ, मतलब समतल सतह। ये जो बात आपको बताई जा रही है समतल परावर्तक पृष्ठ के लिए, ये किसी गोलीय परावर्तक पृष्ठ के लिए भी लागू है। गोलीय कैसे सर? जैसे मान लो अगर मान लो कोई, या अगर कोई ऐसा सरफेस है, ये ऐसी सतह है, अब ये भी परावर्तक है। भाई आज मैंने ये पढ़ा दिया तो ऐसा नहीं केवल इसी पृष्ठ के लिए लागू होता है।
अगर ये मान लो ऐसी सतह, अब इस पर लाइट अपने आकर गिरती है, कैसे? ऐसे, ऐसे लाइट आकर गिरती है, ये आपतित किरण है। अब मुझे परावर्तित किरण बनानी है, तो सबसे पहले आपको अभिलंब बनाना चाहिए। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होता है 90 डिग्री की लाइन सतह पर। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस पर 90 डिग्री की जो लाइन बनती है, परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है, वो अभिलंब है। ये बातें लगती इतनी नॉर्मल है, लेकिन अभी अपन आगे सब कुछ इसी पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं। केवल दो ही बातें, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इन तीन बातों पर देखना कितने सवाल होंगे। अब ये जो प्रकाश किरण आपतित हो गई, तो हमें इसके ऊपर अभिलंब बनाना है। अब एक बात मेरी गांठ बांध लो पूरे चैप्टर के अंदर, कि कोई भी गोलीय सतह, कोई भी कर्व्ड सरफेस जो होती है, उस पर अभिलंब जब बनाते हैं तो वो सदैव उसके केंद्र पर काटता है। कैसे मतलब सर? जैसे मान लो ये है, अब मुझे इस पर अभिलंब ड्रॉ करना है, तो इसका जो केंद्र होगा ना, इस केंद्र से होकर ये केंद्र से होकर जाएगा इसके, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। अब ये आपतित, ये अभिलंब, और ये जो भी एंगल होगा, सपोज ये एंगल आई है, तो ये जब किरण वापस निकलेगी यहां से, ये, और ये सपोज एंगल आपका कितना हो जाता है? एंगल आर हो जाता है। तो यहां पर भी ये बातें लागू होगी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंगल दोनों मापे गए, आपतित और अभिलंब के बीच का कोण है, तो ये अभिलंब की इंपॉर्टेंस है। और अभिलंब याद रखना, किसी गोलीय सतह के लिए अभिलंब हमेशा कहां जाता है? उसके केंद्र से होकर गुजरता है, और ये त्रिज्या है, मतलब ये मान के चलो आप, ठीक है। इसकी बात अपन और करेंगे आगे। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं। ये नियम जो है समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ दोनों के लिए लागू होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं बात को, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कैसे इस पर सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, अब जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, आपको ये बोल दिया कि ये इस तरीके से आपतित होती है, ये एंगल है 53 डिग्री। अब आपसे बोला गया कि फाइंड, मतलब क्या? कि परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया। अब परावर्तन कोण आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ये एंगल जो दे रखा है 53, वो किधर से दे रखा है? सतह से। हमें एंगल कौन सा लेना है? हमें आपतन कोण क्या 53 है क्या? नहीं है। आपतन कोण कितना है? आपतन कोण ये वाला होगा, ये आपतन कोण होता है आई, और ये होता है आर। तो आप सबको पता है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये परस्पर कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 53 है, तो बताओ ये कितना होगा? आई, ये होना चाहिए कितना? 37 होना चाहिए। और अगर एंगल आई इज इक्वल टू 37 है, तो बताओ एंगल आई, चूंकि एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल आर भी कितना होगा? 37 होगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 37 डिग्री होगा। अरे बात समझ में आ गई? तो ये सबसे सिंपल और सबसे पहली बेसिक बात ली थी। इसके अंदर ये एग्जाम में आपके एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, क्या? कि भाई अगर आपतित किरण सतह से, देखो ये एंगल सतह से, ये तो चित्र बना के दे दिया। कई बच्चे तो क्या सोचते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एक प्रकाश किरण किसी सतह से 53 डिग्री पर आपतित होती है, तो सतह से 53 पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चा क्या सोचता है कि 53 डिग्री पर आ रही है तो 53 पे जाएगी, तो 53 नहीं होगा। सतह से 53 डिग्री है तो कोण अभिलंब से नापने, तो 37 डिग्री आपतन है, तो 37 डिग्री ही क्या होगा? परावर्तन होगा। बात समझ में आ गई? चलो इसको और बढ़ाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले,
एक वर्ड यहां पर अपन को पढ़ने को मिलेगा बार बार, जिसको अपन कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको अपन लिखेंगे डेल्टा से। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, जैसे मान लो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश किरण गिर रही है ऐसे। अब अपन को सबसे पहले क्या बनाना है? अभिलंब बनाना है। अभिलंब बना दिया। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एक बार परावर्तित किरण और बना देते हैं, ये परावर्तित किरण। अब एक बात बताओ, अगर ये परावर्तक सतह नहीं होती, भाई ये लाइन नहीं होती, ये नीचे ये जो अपन बनाते हैं ना, इसको मैंने क्या बताया था आपको, क्या होती है ये? इसको बोला गया था हमने रजित सतह। अगर ये रजित सतह नहीं होती तो बताओ ये लाइन किधर जाती? ये लाइन जाती किधर? ये लाइन जाती सीधी ऐसे। ये अगर नहीं होता तो ये लाइन ऐसे जाती, ये अपन नहीं लगाते तो। अब ये जो आपतित किरण है आई, ये स्वाभाविक बात है, ये कितना होगा? आर। अब इस किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण इधर गई तो कितना मुड़ गई? तो इस एंगल पर ये मुड़ गई। और ये जितना एंगल मुड़ जाती है, इस एंगल को अपन क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। अब आप खुद बताओ कि ये तीनों के तीनों ये पूरे के पूरे लाइन पर आ गए, एक रेखा पर, और एक रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूं डेल्टा प्लस आई प्लस आर इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ आई और आर, चूंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, अपन सब जानते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आई और आर बराबर हैं, इसको आई मान लो आप, माना आई। समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं आई और आई, मैंने मान लिया ये दोनों बराबर है आई के, तो आई और आई कितना हो गया? 2i। तो डेल्टा प्लस 2i किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो बोलो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस कितना आई? 2i। तो ये विचलन कोण है। अब इसमें एक दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का भी आपको ख्याल रखना है। तो डायरेक्शन का क्या ख्याल है कि भाई ये देखो घड़ी की दिशा होती है, एक तो ऐसे, ये ऐसे जो भी चलता है इसको अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त। और एक होगा आपका इसका उल्टा, इसको अपन बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलेंगे वामावर्त। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान रखना। अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे पूरे चैप्टर में, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? नेगेटिव, यहां पर एंगल को मापने के लिए। और यही लगभग मैथमेटिक्स। अभी तक अपन ने ये देखा कि जो एक दर्पण था उससे विचलन कैसे होता है। अब दो दर्पणों से विचलन पढ़ना है अपने को, तो विचलन कोण ही निकालना है, ठीक है। लेकिन कितने दर्पण आ गए अपने पास में? दो। जैसे मान लो कि एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, ये है M1 मिरर 1 और ये M2 मिरर 2। इन दोनों के बीच में कोण हमें थीटा जो है एग्जाम में दिया हुआ होगा कि दो दर्पण हैं M1 और M2 किसी कोण थीटा पर। अब इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये कोई प्रकाश किरण इस पर आती है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण इसके ऊपर आती है, ये मान लो ये आती है किसी एंगल अल्फा पर, और ये यहां से
ये टकराकर चली जाती है। अब ये कितने एंगल पर आई है? अल्फा पर, ये आपतित किरण। अब आप सबको पता है कि अगर ये कोण अल्फा है तो बताओ ये कोण कितना होगा? अल्फा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं, तो ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। अब पहला विचलन हो चुका है। देखो इस किरण को कायदे से किधर जाना चाहिए था? सीधा नीचे जाना चाहिए था। अब ये सीधा इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गई, तो ये हो गया इसका विचलन, मुड़ गई। ये है डेल्टा 1। अभी अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बताकर आया था कि डेल्टा, आप पीछे वाली स्लाइड पे देख सकते हैं, डेल्टा का मान कितना होता है? डेल्टा मतलब ऐसे अगर आई पर आती है, अगर कोई प्रकाश किरण आई पर आती है तो वह कितनी मुड़ जाती है? 180 माइनस 2i। अगर कोई आई पर आएगी तो वो कितनी मुड़ेगी? 180 माइनस 2i। तो अगर कोई कितने पर आएगी? अल्फा पर आएगी, तो कितने पर मुड़ेगी? यह है दर्पण M1 से विचलन, प्रथम विचलन हुआ है। तो डेल्टा 1 का मान कितना होगा? मैंने क्या बोला? आई पर आएगी तो कितने पर जाएगी? 180 माइनस 2i। और अल्फा पर आएगी तो कितनी होगी बेटा? 180 माइनस 2 अल्फा होगी। कितनी होगी? 180 माइनस 2 अल्फा। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर? आई और इधर मुड़ गई। अब मुझे यहां क्या बनाना है? आगे इसके बारे में जानना है, तो आगे सबसे पहले अभिलंब बनाओ। ये इस पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। अब ये मुड़ गई ऐसे। अब मान लो कि ये इस पर जो है वो किस कोण पर जाती है? बीटा पर। ये बीटा पर जाती है, तो अगर ये बीटा है तो ये थोड़ा सा क्लोज रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? बीटा। अरे भाई इसका आपतन मुझे नहीं पता किस एंगल पे, मैंने मान लिया बीटा है, तो बीटा पर अगर आपतन हुआ तो कितने पर मुड़ना चाहिए इसको? बीटा पर। परावर्तन होना चाहिए, तो बीटा पर परावर्तन हो गया। कायदा यह कहता है कि इसको इधर जाना चाहिए था। ठीक है, इसको इधर जाना चाहिए था, और ये इधर गई, तो ये हो गया दूसरा विचलन डेल्टा 2। ये दूसरा विचलन हो गया इसका, डेल्टा 2। तो बताओ M2 से विचलन, M2 से विचलन कितना हुआ बेटा? डेल्टा 2। तो इस डेल्टा 2 का मान कितना होगा? मैंने क्या बताया था? जितने पर भी आपतित होगी, जैसे वो आई पर आ रही थी तो 180 माइनस 2i। अब ये कितने पर जा रही है? M2 पर, बीटा पर, तो 180 माइनस 2 बीटा। अब देखो, अभी मैंने 2 मिनट आपको पहले एक बात बताई थी कि क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव लेना है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज को अपन कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो बताओ ये कैसे है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये चीज, ये तो क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे ही चलती है, तो क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा 1 को लिखेंगे अपन क्लॉकवाइज। और ये कैसे? ये भी ऐसे ही है, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों जब क्लॉकवाइज होंगे तो जोड़ देना है पॉजिटिव। क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव। तो अपने से पूछा है कुल विचलन, तो कुल विचलन, टोटल डेविएशन, कुल विचलन कोण यानी कि डेल्टा। तो डेल्टा का मान कितना होगा? डेल्टा का मान होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस कर देता। तो यहां कितना लिखोगे? 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा। 180 कितना हो गया? 360। 2 माइनस और 2 कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन आ गया, माइनस का 2 इधर है, माइनस का 2 इधर है, कॉमन आ गया। अल्फा और बीटा अंदर बच गया, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
सर एल्फा अपन को पता नहीं था भाई, एल्फा तो मैंने माना था, ये प्रकाश किरण एग्जाम में तो इतना दे रखा है कि M1 और M2 कितने कोणों पर है, थीटा पर। परीक्षा में इतना सा प्रश्न आया है कि M1 एंड M2 थीटा कोण पर हैं हो तो कुल विचलन कोण क्या होगा, यह क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अब कुल विचलन कोण हमसे पूछा है यहां पे, तो कुल विचलन कोण तो एल्फा और बीटा बीटा कुछ नहीं दे रखा, यहां तो थीटा दे रखा है। अब ध्यान से समझना बात, जैसे सपोज ये जो लाइन है, बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है यहां, ये 90 है, ये अल्फा है, तो बताओ ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई। ये 90, ये अल्फा, तो ये बचा कितना, ये बचा 90 माइनस अल्फा, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। अब दोबारा इधर आओ, ये और ये है बीटा, ये और ये है 90, तो बताओ ये कितना होगा, ये वाला, ये है 90, ये है बीटा, तो ये बचा कितना 90 माइनस बीटा। बताओ इन तीनों का योग कितना होगा, नब्बे माइनस बीटा, 90 प्लस अल्फा और थीटा, इन तीनों का योग। तो इन तीनों का योग कहीं भी लिख देते हैं अपन, जैसे यहां ले लो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तीनों का योग 180 होता है। अब बताओ क्या हो गया, 90 90 180, ये 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर 180, 180 हो जाएगा, माइनस का 180 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, एक थीटा रह गया अपना, एक सेकेंड, ये बीटा और ये प्लस थीटा, ये है 180। अब बताओ ये 180 तो 180 कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा उधर प्लस अल्फा, माइनस उधर तो बीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यानी कि जो आपका यहां अल्फा प्लस बीटा आ रहा है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं थीटा। तो यानी कि डेल्टा वाला मान आ जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। अब अपना काम बहुत आसान हो गया कि भाई अगर एक दर्पण है, लो पीछे ये रहा, अगर एक सिंगल दर्पण है तो अगर कोई आई पर आपतित होगी तो वो 180 माइनस 2i से डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। मतलब जो आई पर आ रही है वो 180 माइनस 2i, ये मान है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i से मुड़ जाएगी अगर एक दर्पण है तो। और अगर दो दर्पण है और वो दोनों कितने पर हैं, थीटा पर हैं, तो बताओ वो कितना एंगल मुड़ जाएगी, वो हो जाएगी 360 माइनस 2 थीटा मुड़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जांपल ले देते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लो कि आपसे ऐसे कहते हैं कि दो दर्पण है, दोनों राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो दर्पण थीटा पर रखे हुए हैं, 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, जैसे ये मान लो, ये हैं। अब ऐसे रखे हुए हैं दो दर्पण, ये M1 और ये M2। अब मुझे बताओ कि डेल्टा कितना होगा। तो आपको तो पहले पता है इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा इक्वल्स टू कितना है 90। और आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बोलो फटाफट। डेल्टा की वैल्यू होती है 360 माइनस 2 थीटा। और यहां थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 90। देयरफॉर डेल्टा बिकम्स, डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 का 2 180, तो 360 माइनस 2 इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब समझे,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 180 पर, यानी कि लाइट ऐसे आई, चित्र बनाना आना बहुत जरूरी है। ये लाइट ऐसे आई, ये इस पर गिरी, ये इसका अभिलंब, और ये लाइट ऐसे चली गई। मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये पहला विचलन ये रहा इसका, ये पहला विचलन है, ये डेल्टा 1 है, और ये है, इसको इधर जाना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए था, और ये इधर गई है, तो ये है डेल्टा 2। तो इस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का योग, इसका और इसका योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब ये किरण ऐसे आ रही है और ये किरण ऊपर चली गई, तो मतलब इसका मतलब ये है, ये आई और ये गई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भैया अगर कोई दो दर्पण कितने डिग्री पर रखे हो, 90 डिग्री पर रखे हो, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा होगा, और डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा होगा, तो फिर वो 180 डिग्री होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अगर अपन एक क्वेश्चन और लें, जैसे मान लो आपसे ऐसे कहा जाए, अच्छा पहले क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटी सी बात, एक नोट अगर अपन आपको दें, नोट लगा के, कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित हो, जैसे मान लो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे लंबवत गिरे, अब बताओ इसका क्या होगा? पहले तो बताओ इसका आपतन कोण कितना है, 90 डिग्री? नहीं, आपतन कोण कहां से नापना है? मैंने क्या बताया अभी आपको कि कोण हमेशा अभिलंब से मापे जाएंगे। ये इसका अभिलंब है, नॉर्मल है, ये है अभिलंब, कोण हमेशा अभिलंब से मापे जाएंगे। आपतन कोण एंगल आई, तो ये तो अभिलंब के ऊपर ही हो गया, तो आपतन कोण का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि चूंकि एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के, एंगल आर के, अगर आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0 होगा। यानी इससे हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यह समझ में आया कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, तो वह अपने मार्ग की पुनरावृत्ति करती है। कैसे? तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किस पर, किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, तो वह अपने मार्ग की पुनरावृत्ति करती है, रिट्रेस करती है, अपने मार्ग को रिट्रेस करती है वापस। अब ये चीज आपके क्वेश्चंस के अंदर आती है, कैसे इसका यूज होगा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। बात तो समझ में आएगी आपके, बात क्या समझ में आई है कि भाई अगर कोई चीज लंबवत गिरेगी तो जैसी आई है वैसी ही चली जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसा आया इसका, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि चित्र में दो दर्पण M1 तथा M2 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। यदि 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, यदि एक प्रकाश किरण चित्रानुसार
आपतित हो, चित्रानुसार आपतित हो तो उसका आपतन कोण क्या होगा कि वह अपने मार्ग पर पुनः लौट जाए। ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये 60 डिग्री है और ये आपसे बोल रहा है कि इस तरीके से आ रही है, तो ये एंगल क्या हो कि प्रकाश किरण पुनः अपने मार्ग पर लौट जाए। अब ये इतना सा कोण क्वेश्चन आया। अब जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होगी कि भाई कोई भी किरण पुनः अपने मार्ग पर कब लौटती है, तो आप बताओ ये जो चीज है ना, ये पुनः अपने मार्ग पर कब लौटेगी। देखो ये आई और ये तो वापस अपने मार्ग पर नहीं लौट सकती क्योंकि ये तो किसी दूसरे कोण पर आई है। अरे भैया 90 डिग्री पर थोड़ी आई है, आप तो बोलोगे कि साहब ये तो यहीं से लौट जाएगी। नहीं, वो तब लौटेगी जब, अभी बताया ना आपको 1 मिनट पहले, क्या कि भाई कि जब लंबवत गिरेगी तो ही लौटेगी। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ये किस एंगल पर आए कि ये वापस ऐसी चली जाए। तो अब अपन को ये पता है कि अगर ये जो किरण आ रही है ये अगर 90 डिग्री पर आ जाए, ये अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का कोण बना ले, 0, यानी कि इस वाली का आपतन कोण कितना हो, I बराबर कितना हो, 0। कौन से पर, M2 पर। ये M2 है, ये M2 है और ये M1 है। तो M2 पर अगर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है। कोई भी किरण अपने मार्ग पर वापस तब लौटेगी जब वो उसका सतह पर आपतन कितना हो, 90। अब सतह पर आपतन 90 होगा तो उसका आई तो एंगल तो 0 ही होगा ना। तो इसको तो छोड़ दो, चलो इसको लिखने के कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और अब देखो ये एंगल हमें पता चल गया कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने हमें हिंट दिया है कि वो पुनः अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो ये तभी संभव है जब वो सतह के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90। सतह के ऊपर 90 बनाए, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 150। तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। अरे भैया तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमें एग्जाम में ये हिंट से पता चल गया कि ये 90 डिग्री है और ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। अब बताओ ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा, 60। और अगर ये 60 होगा तो अपन को पता है कि एंगल अगर ये R है तो एंगल R और एंगल I तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल R बराबर होता है एंगल I के, और एंगल R कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल I भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी सी बात है, कल अपन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। और अपन अब ये क्लास रेगुलर रखेंगे, तो अगर आप इसको रेगुलर देखेंगे तो आपका फायदा है। अपन इसको 12th एग्जाम से लेकर के नीट IIT तक के लेवल तक अपन इसको लेकर जाएंगे। अगर आप लोग प्रॉपर इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा आपकी इच्छा है, आपका भविष्य है, आपके हाथ में, आपको बनाना है या बिगाड़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको लाइक कीजिए, ठीक है।